बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। सर्दियों की आमद है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है वो आपकी सेहत है। अगर आप सेहत के मामलात को ठीक से नहीं देखेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देंगे। और सेहत के मामलात को बेहतर रखने के लिए सर्दियों में जो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग लंडा मार्केटों का रुख करते हैं और लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी हमें बरक्स दिखाई दे रही है। शहरियों का जो रुख है लंडा मार्केट में वो थोड़ा कम नज़र आ रहा है। महंगाई की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा है, आवाम की जेब पे भारी बोझ है। प्रोग्राम में इस टॉपिक पे भी हम गुफ्तगू करेंगे और सेहत के साथ साथ एक चीज़ जो इंसान के पूरे दिन पे डिपेंड कर रही होती है वो है मौसम की सिचुएशन। तो वेदर के हवाले से भी प्रोग्राम में आज की सूरत हाल के हवाले से शामिल करेंगे वेदर की अपडेट्स भी। और इसके साथ साथ हमारी जो डेली रूटीन में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो है सब्ज़ियों के भाव ताव जानना, सोना किस कदर महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, क्योंकि ये मामलात भी हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं। फैसलाबाद क्योंकि एक तीसरा बड़ा शहर है, इस शहर के मसाइल भी हैं। यहाँ पर डिफरेंट लोग जो हैं बसते हैं, कुछ कारोबार की गर्ज से आते हैं, कुछ हेल्थ से वाबस्ता होते हैं। यहाँ के स्टेक होल्डर्स जो हैं इस शहर को बेहतर शहर बनाना चाहते हैं। फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं, FCC आयोग किस तरह से फैसलाबाद को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है 11 बजे हम इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टूडेज वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो विंटर वाइब्स दे रहा है, सर्दियों की तरफ रवां दवां है। सुबह के औकात में भी हम देखते हैं मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होता है और रात के औकात में हल्की सी खुनकी महसूस हो रही होती है। मरीम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरीम, बताइएगा वेदर के हवाले से फ़र्दर क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद है और इसके अबरआलूद होने की सबसे बड़ी वजह है कि फैसलाबाद के अंदर स्मोक के अंदर इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां फैसलाबाद का मौसम तब्दील हो चुका है, दर्जा हरारत में कमी आ गई है और इसके साथ साथ ठंडी हवाएँ भी सुबह के औकात में महसूस की जाती हैं। सर्दी बढ़ने से फैसलाबादी जो है वो भी इस मौसम को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्मोक की मौजूदगी जो है वो फैसलाबादियों को बीमार करती दिखाई दे रही है। ज़ुकाम, गला ख़राब जैसी बीमारियां, आँखों में एलर्जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसकी शिकायत भी अस्पतालों में मौसूल हो रही है। दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात करें तो शहर फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब शहर फैसलाबाद में आज 80% है, जबकि हवाएँ 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। फैसलाबाद का मौसम तब्दील हो गया, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन बढ़ती हुई स्मोक फैसलाबादियों को बीमार कर रही है। और अगर फैसलाबादियों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताएं तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, काले चश्मे का इस्तेमाल करें, क्योंकि शहर फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त के अंदर शामिल हो चुका है और फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 418 रिकॉर्ड किया गया है। जो दिन गुजरने के साथ इसमें इजाफा भी देखा जाएगा और एहतियाती तदाबीर का जहाँ मास्क लगाने का और काले चश्मे का मशवरा दिया गया है, तो वहीं इसके वजूहात के हवाले से भी रोकथाम जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ना तो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को रोका जा रहा है, ना उनके चालान किए जा रहे हैं और ना ही उसके साथ साथ धुआं छोड़ती हुई फैक्ट्रियाँ जो हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन जो है वो हो रहा है। भट्टे भी जिगजैग नहीं किए गए, जिसकी वजह से फ़िज़ा में बढ़ने वाली स्मोक जो है वो फैसलाबादियों को बीमार कर रही है। और अगर जिस तरह से मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर और आइंदा दिनों के अंदर बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अगर बारिश नहीं होती तो स्मोक जो है वो इस तरह से बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी बहुत शुक्रिया मरीम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी वाकई मौसम बदलता है तो सेहत पे बड़े नेगेटिव असरात भी रूनुमा होते हैं। वो जबकि हम सेहत के असूलों को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते, एहतियाती तदाबीरों को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते, तो घर से जब भी निकले मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम देखते हैं कि ना सिर्फ मौसम बदलता है बल्कि हमारे पहनावे भी बदल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लंडा मार्केट का रुख करते हैं, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है। महंगाई की सूरत हाल ने एक आम इंसान की कुव्वत ख़रीद को बड़ा
मुतासिर किया है? लंडा मार्केटों में क्या रश उसी तरह से बरकरार है जिस तरह से लास्ट ईयर था, या इस साल सिचुएशन जो है इसके बरक्स नज़र आ रही है? इस पर हम जी गुफ्तगू करेंगे और इस टॉपिक पे हमें गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फजील अहमद ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फजील? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फजील फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। फजील, सबसे पहले ये बताएं कि हम देखते हैं कि आम इंसान के हवाले से बात करें, आम शहरी के हवाले से बात करें, क़ुव्वत ख़रीद तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। महंगाई ने जहाँ पर पूरा सर्कल इंसान का मुतासिर किया हुआ है, लंडा मार्केट में किस तरह से रुख देख रहे हैं आप शहरियों का? देखिए महविश, जो सर्दी का सीज़न है इसमें लंडे का काफ़ी ज़्यादा कारोबार होता है। लोग जो हैं वो जगह जगह पर स्टॉल्स लगाते हैं। सबसे बड़ा जो बड़ी मार्केट है लंडे की वो आपका रोड है, ये रेलवे गोदाम के पास राजबा रोड। लेकिन वहाँ पर तजावज़ात का जो ख़ात्मा हुआ तो तमाम स्टॉल्स जो हैं वो ख़त्म करवाए गए, लेकिन अब भी वहाँ पर लगते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उस तरह से रश देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है। और अगर जुमे वाले दिन आप कचहरी बाज़ार में जाएं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगते हैं, लेकिन उस तरह से जो गाहक हैं वो अब नहीं हैं, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद इस हद तक मुतासर हो चुकी है लोगों की कि 2 वक्त का खाना जो है उसके लाले पड़े हैं लोगों को। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, वो तरजीह ये देते हैं कि जो पहले से उनके पास गर्म मलबूसात मौजूद हैं उनसे ही वो गुजारा करें। तो पहले ये होता था कि नए ख़रीदने की बजाय जो मुतवस्सित तबका है वो ये तरजीह देता था कि लंडा मार्केट से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, गर्म मलबूसात मिल जाएं तो वो उससे गुजारा करेगा। लेकिन अभी चूँकि आगाज़ है तो इतना रश भी नहीं है, तो आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा कि लोग जो है वो काफ़ी हद तक लंडा मार्केट का रुख करते हैं। लेकिन जो लंडे का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो स्टॉल्स लगाते हैं, दुकानें हैं जिनकी, वो भी ये कहते हैं कि पिछले तकरीबन 1-2 सीज़न से हालात जो हैं वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस साल भी मार्केट तो लगना शुरू हो चुकी है, स्टॉल्स लगना शुरू हो चुके हैं, लेकिन गाहक उस तरह से नहीं है जैसे हम देखते थे कि पिछले कुछ सालों में जो लोग क़ुव्वत ख़रीद जिनकी बहुत कम थी वो लंडा मार्केटों का रुख कर लेते थे। इसके अलावा जो दूसरी मार्केट्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम समर सीज़न के हवाले से भी बात करें तो हमने उस तरह से ख़रीदारों का रुख नहीं देखा मार्केट में। उन मार्केटों के अंदर ख़रीदार जो हैं वो आ रहे हैं, चूँकि शादियों का सीज़न है तो सबसे बड़ी ब्राइडल मार्केट 8 बाज़ारों के अंदर बानो मार्केट है, वहाँ पर भी काफ़ी रश आजकल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शादी के जो जोड़े हैं वो वहीं से ख़रीदने होते हैं। तो दूसरी जो मार्केटें हैं होलसेल की, वहाँ पर भी गाहक तो आ रहे हैं, लेकिन हालात उससे आज से को 2 साल पहले के जो हालात थे उससे बिल्कुल बरक्स हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ताजरों के एतराज़ात हैं कि जो स्मगल्ड कपड़ा आ रहा है मार्केटों में, चूँकि वो सस्ता होता है उसकी वजह से हमारी लोकल पैदावार जो है वो बड़ी मुतासर हो रही है। अब देखें एक स्मगल्ड चीज़ आई है वो मुझे 2000 की मिल रही है, तो मैं वो 2000 की ही लूँगा, मैं 2500 या 3000 की तो नहीं ख़रीदूँगा। तो लोग जो है वो फिर स्मगल्ड कपड़ा जो है दुकानदार जो रखते हैं वो सस्ता देते हैं, लोग भी वो सस्ता करके ख़रीद लेते हैं। तो ये भी एक वजह है, लेकिन गाहक जो हैं वो उस तरीके से नहीं है। मैं कल एक मार्केट में बैठा था, पहले ये होता था कि अगर किसी मार्केट में हम जाते थे, कोई आधा घंटा वहाँ पर बैठते थे ना कोई एज लाइव या कोई करने के लिए, तो हर दुकान के ऊपर रश होता था, गाहक के ऊपर गाहक आता था। और वो गाहक 1-2 सूट वाले नहीं होते, वो होलसेल की मार्केटें हैं, वो कपड़ों के थान उठाते हैं। लेकिन कल 1 घंटे में आप यकीन करेंगी कि मैं देख रहा था 4-5 दुकानों को, 4-5 दुकानों पे 1 घंटे में एक भी ग्राहक नहीं आया। तो वो मुझे दुकानदार फिर यही कह रहे थे कि आपके सामने ये देखें सूरत हाल इस तरह से है। अच्छा, एक वजह और भी है कि इस दफ़ा क्योंकि फ़्लड की वजह से हमारे जो इलाके कुछ जिनमें तबाही हुई है, वो जनूबी पंजाब हो या फिर केपी के और जनूबी पंजाब से बहुत बड़े पैमाने पर ख़रीदार जो है वो फैसलाबाद की मार्केटों में आते थे। तो वो भी एक वजह है कि वहाँ पर दुकानदारों का जो दुकानें हैं, कारोबार हैं, वो भी फ़्लड की वजह से तबाह हुए। तो वो भी अब
एक चीज़ एक है कि नहीं वो भी आ रहे, उनको अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए भी अभी वक्त चाहिए। वो इधर से ही जो फैसलाबाद के ताजर हैं, इन्होंने ही एक मुतालबा उठाया था फ्लड ठीक के है। दिनों में कि इन छोटे ताजरों को जो फ्लड की वजह से जिनका कारोबार तबाह हुआ है, दुकानें तबाह हुई हैं, इनके लिए हुकूमत कोई छोटे कर्ज़े जो है वो फ़राहम करे ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पर खड़े ठीक हो है। सकें और जो कारोबार का पहिया है वो चल सके और वैसे इससे मईशत जो पहले है। पता है क्या प्रैक्टिस होती थी? अमूमन जो मैं ख़रीदारी के लिए करती होती थी कि हम देखते थे कि मौसम चेंज हो रहा है, हम कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिड सीज़न में जाने से पहले सीज़न के स्टार्ट में ही कपड़े ख़रीद लिए जाएँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हम ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा होता पता क्या था, ये स्टार्ट में ही ख़रीदने का एक होता था कि पुराना जो स्टॉक है वो पड़ा होता था। नई वैरायटी आने से पहले तो वो कुछ सस्ते दामों में मिल जाता था। नई वैरायटी जब आती थी उसके रेट्स बढ़ जाते थे, इसलिए कुछ लोग पहले से ख़रीद लेते थे सीज़न शुरू होने से पहले। तो वो भी अब देखें लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही इतनी मुतासर है कि अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सीज़न के शुरू में ख़रीदें या मिड में ख़रीदें या जब पीक पे आ जाए सीज़न फिर बिल्कुल इसी ख़रीदें। तरह से। जिन्होंने ख़रीदने हैं उन्होंने शुरू में भी ख़रीद लेने हैं, मिड में भी, पीक पे भी जाकर ख़रीद लेने हैं। लेकिन जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं वो तो कोशिश यही करते हैं कि अब वो जो पहले से मौजूद हैं उनके पास कपड़े, उनसे ही गुजारा करें। मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि मैं एक बंदे के पास बैठा था और वो बड़ा इस शहर का नामी गिरामी सनतकार था। उसने कहा कि अब हालात इस तरह से हैं कि मेरा ड्राइवर जाता था, एक दुकान थी वहाँ पर वो वहाँ से 4 या 5 थान मुख्तलिफ कलर्स के बिल्कुल ले इसी तरह आता से। था। फ़ज़ल, ये जो चीज़ है ना, ये हमारी क़ुव्वत ख़रीद को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इस पे मैं फ़र्दर आपसे ज़रूर गुफ्तगू करूँगी जी कि क्या मामला था, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। ये किस तरह से महंगाई ने एक आम शहरी की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर किया है। सर्दियाँ आते ही हम देखते हैं कि एक ट्रेंड होता था कि ख़रीदारी के लिए नए मलबूसात का इस्तेमाल, गर्म मलबूसात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन अब बाज़ारों में उस तरह से हमें रश नहीं नज़र आ रहा है। शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद तो मुतासिर है ही है, लेकिन कारोबारी ताल्लुक़ रखने वाले जो तबका है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर फ़र्दर भी जी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उमैर अज़मत साहब ने, सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमैर आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मैर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। हम बात कर रहे थे कि जी सर्दियाँ आती हैं, हम देखते हैं कि पहनावे बदल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन है वो हमें थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। बाज़ारों में उस तरह से रश नहीं नज़र आ रहा। किस तरह से, क्या फ़ैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में रश नहीं है? महंगाई की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गई है, या जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इस कदर महंगी है कि आम इंसान की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है? मैं भी सबसे जो उसमें बड़ा फैक्टर है, 2-3 फैक्टर्स मेन हैं जो इस चीज़ पे असरअंदाज होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो पब्लिक की जो बाइंग कैपेसिटी है या बाइंग पावर है उसका महदूद होना है। लोगों की इनकम में गुज़िश्ता 2-3-4 साल के अंदर उस तरह से इजाफ़ा नहीं हुआ, मगर उसके मुकाबले में अगर हम महंगाई को देखें तो महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। उसमें आप पेट्रोलियम प्राइसेस ले लें, बिजली की कीमतें ले लें, स्वी गैस की कीमतें ले लें, और फिर उनके डायरेक्टली इम्पेक्ट्स हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। जिस तरह से आपने पहनावों की, टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, तो इस हवाले से लेकर तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ी। गैस की कीमतों में गुज़िश्ता 3-4 साल के अंदर करीबन 600% इजाफ़ा हुआ। बिजली की कीमतों में 150% से ज़ायद इजाफ़ा हुआ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी इस तरह आप देखें कि बड़ा इजाफ़ा हुआ। और उसके साथ साथ हर वो चीज़ जो इन तीनों के साथ कनेक्ट थी उसके इम्पेक्ट्स आए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रॉ मटेरियल हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, उन पे गवर्नमेंट की जानिब से ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई इस नाम पे कि जो पाकिस्तान का तजारती खसारा है वो कम हो, इंपोर्ट बिल कम हो। वो तजारती खसारा तो आज भी आप देख लें कहाँ पे पहुँचा हुआ है, मगर उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उस सब की वजह से जो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स, मिसाल के तौर पर अगर बच्चों के गारमेंट्स को हम ले लें
तो बहुत ज़्यादा गारमेंट्स, बल्कि जो अच्छी ज़रा बेहतर क्वालिटी का गारमेंट्स है वो सारा चाइना से, और जो ज़रा अच्छी क्वालिटी है वो दुनिया थाईलैंड या कुछ और कंट्री से इंपोर्ट हो रहा था। तो उस सब की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई। अगर फिनिश्ड में मंगवाएं तब भी, और अगर रॉ मटेरियल मंगवा के यहाँ पे उसकी को वैल्यू एडिशन की गई है तो उस सूरत में भी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो ज़ाहिरी सी बात है, जब बाइंग पावर लोगों की महदूद हो गई, क्योंकि उनके अपने जो किचन के अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 2 वक्त का खाना जो बनाना है वो इतना महंगा हो चुका है, तो फिर अगर आम आदमी के लिए ये देखें तो ये चीज़ें अब लग्जरीज़ में आने लगी हैं। आम आदमी की अगर सूरत हाल को पाकिस्तान के अंदर देखें तो यही वजह है कि उस तरह से बाज़ारों के अंदर ख़रीदारी नहीं है, मार्केट्स के अंदर उस तरह से रश नहीं देखने को मिल रहा। दुकानदार ताजर भी परेशान है कि उनके पास गाहक नहीं आ रहे, वो पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और गाहक की मजबूरी अब ये है कि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जितनी उसकी सैलरी है 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये अगर आम सैलरी क्लास की, तो उससे तो उसके अखराजात मैनेज नहीं होते। इन चीज़ों ने हर तरह से इम्पेक्ट डाला है। एक तरफ तो ये कि इनकी वजह से जो मार्केट की चीज़ें हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने घर के बिल देखें, मिसाल के तौर पर आप बिजली की कीमत बढ़ी है तो उससे आपके घर के बिल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सुई गैस की कीमतें और फिर उसके ऊपर स्लैब रेट्स, उसने जीना मुहाल कर दिया। अभी थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, आने वाले दिनों में सर्दी आएगी तो आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता कि वो अगर गीज़र चला के गर्म पानी गर्म कर ले या फिर अपने कमरों को गर्म करने के लिए हीटर चला ले, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं गैस की। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जॉब पे जाना है, किसी ने अपनी बाइक है या गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, तो उस पर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें इतनी बढ़ी हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी वजह से जो अखराजात का तवाज़ुन है वो बुरी तरह से बिगड़ कर रह गया है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप समझें कि नए कपड़े, नए जूते या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अब आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, और लोगों की यही कोशिश है कि वो किस तरह से अपने जो बाकी अखराजात हैं उनको मैनेज कर लें। ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है। हाँ, जब कोई ईद आएगी, कोई शादी ब्याह आएगा, तब तो मजबूरी होती है कि नए कपड़े खरीदें। तो आम सूरत हाल में आ गई है कि तब भी कुव्वत ख़रीद इस कदर मुतासर होती है कि एक आम शख्स जो है जिसकी इनकम बड़ी मिनिमम सी होती है वो ख़रीदारी के लिए मार्केटों का रुख नहीं कर पा रहा। आप देखें, घर के बिल निकालें, उसके बाद ग्रॉसरी का बिल निकालें, तो मेरा नहीं ख्याल जिसकी इनकम 50, और बच्चों की फ़ीस निकाल लें तो मेरा नहीं ख्याल जिसकी इनकम 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये है, उसके पास फिर ये 3 काम करने के बाद कुछ बचता है। ठीक है, अपने आप पे मज़ीद कुछ खर्चना, इवन के आप अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई प्यारा बीमार हो जाता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उसका इलाज किसी अच्छी जगह से करवा सके। तो ये कपड़े तो बहुत बात की बात है। इसी तरह से ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, और महंगाई है, गो के ये पिछले कोई 12-15 महीनों के अंदर महंगाई की जो शरह थी उसमें कुछ कमी वाक़ हुई है, लेकिन उससे जो पिछला टाइम था उस दौरानिए में इतनी ज़्यादा महंगाई होगी कि अगर इन महीनों में उस स्पीड से महंगाई नहीं बढ़ी तो वो अभी तक जो असरात हैं उसके वही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, चीज़ों पे सब्सिडीज़ नहीं है। और इसमें आप देखें, अगर एक चीज़ कंट्रोल होती है तो दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। गंदम की कीमत कंट्रोल हुई, गवर्नमेंट ने नहीं ख़रीदी, उसमें चावल की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमतें देख ले कहाँ पे चली गई है। तो इस वक्त महंगाई जो है उस काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। गो के इस हुकूमत की जानिब से दावे काफ़ी ज़्यादा किए गए थे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जाएंगी। लेकिन एक और हमारी उसमें बदकिस्मती ये हुई है कि इस बार जो सैलाब आए हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, लाखों लोग जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, उनके घर बुरी तरह से मुतासर हुए। तो अब हुकूमत को उनकी तरफ भी देखना है। तो इस सब का इम्पेक्ट जहाँ पर पैसा उस साइड पे जाएगा तो उसकी वजह से जो महंगाई को कंट्रोल करने
के इकदामात हैं वो भी मुतासर हो बिल्कुल रहे इसी हैं। तरह से मैंने आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि मेडिसिन इतनी महंगी है, एजुकेशन हमारे यहाँ इतनी महंगी है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक इंसान की क़ुव्वत ख़रीद को बड़ा मुतासिर कर रही हैं। फ़ज़ील, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ख़रीदारों का क्या कहना है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी मार्केट में दीगर चीज़ें ख़रीदनी हैं, तमाम मामलात अपने देखने हैं, अपनी एक पूरी ज़िंदगी का सर्कल चलाना है, वो किस कदर मुतासिर हुए हैं? देखें, जब महंगाई बढ़ती है तो महवेश सबसे ज़्यादा मुतासर ही जो ख़रीदार है वो होता है, जब उसकी क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होती है। जिस तरह से उमैर भाई ने कहा कि शादी ब्याह हो या ईद वगैरह हो तो फिर तो नए कपड़े या जूते ख़रीदने हैं, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से जिसका सारा बजट ख़राब हो जाए तो उसने फिर इन मौक़ों के ऊपर भी सोचता है वो कि चलें बहुत ज़रूरी है तो बच्चों का कोई एक एक जोड़ा ख़रीद लेता हूँ, खुद इसी तरह से गुजारा करता हूँ। अब यही हालात हैं जो इस वक्त सूरत हाल है, और मार्केटों में भी कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो इसी वजह से मुतासर हैं कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो चुकी है। क्योंकि अब देखें, जो पीछे गर्मी का सीज़न गुज़रा है तो जो हमारा किसान है उसकी जब फसल जो है वो बिकती है गंदम की, तो तब भी एक सीज़न होता है कपड़ा मार्केटों के अंदर कि अब ख़रीदारी बढ़ेगी, लेकिन इस दफ़ा वो भी उस हिसाब से वो उनकी जो सेल है वो नहीं हुई। अब ये सीज़न था कि इस सीज़न में हमारी जो चावल की फसल है वो निकलती है, लेकिन इसके बावजूद, और शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि वो उस तरह से सूरत हाल नहीं है मार्केटों की जो आज से 2 या 3 साल पहले हुआ करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता से मार्केटों के अंदर भी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो इंतहाई मुतासर होती जा रही हैं, और इसकी बड़ी वजह क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होना है। और क़ुव्वत ख़रीद जो आम आदमी की मुतासर हो रही है वो उसकी बड़ी वजह ये है, जिस तरह से उमैर भाई ने बताया कि पिछले कुछ सालों में जो उसकी इनकम है वो नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो इस वजह से जो सूरत हाल है कारोबारी वो इंतहाई ख़राब है इस वक्त मार्केटों के अंदर। वो कपड़ा मार्केटें हों, ब्राइडल मार्केटें हों, या फिर दूसरी जो होलसेल की लेडीज़ जेंट्स या बचगाना, सब भी जो हैं वो इस वक्त काफ़ी बहरान का शिकार हैं। फ़ज़ील, इससे पहले आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में अमूमन ये कहा जाता था कि सस्ता कपड़ा यहाँ पर मिलता है, बहुत सारे लोग थे, मुल्तान से थे, बहावलपुर से थे, वो फैसलाबाद का रुख करते थे ख़रीदारी के लिए, लेकिन अब ये चीज़ भी हमें नहीं नज़र आती। मैं आपको बताता हूँ महवेश के बिल्कुल जो छोटा तबका है उसके लिए आज से 2 साल पहले 500 साढ़े 500 रुपये का सूट मिल जाता था। अब आप अगर जाकर मार्केट में पूछे ना को 1000 या 1200 रुपये की रेंज में सूट आपको मिलता ही नहीं। सही, बिल्कुल नहीं। मैं एक ही दुकान के ऊपर जो आज से 2 साल पहले 500 का सूट मौजूद होता था, वो अब कहते हैं हमारे पास 1000-1200 वाली क्वालिटी है ही नहीं। जो सबसे सस्ती क्वालिटी है वो भी 1400-1500 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल इसी तो तरह से। अब जो इस वक्त लोगों की इनकम का हिसाब है, जो उनकी या फिर सैलरी जिनके 50-60 हज़ार हो, वो अपने बच्चों की फ़ीसें दें, बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, किचन का अपना ग्रॉसरी का सामान लें, उसका बिल दें, ये क्या करेंगे वो? बिल्कुल इसी तरह तो से। ये जो अब पहनावा है, ये मैं समझता हूँ कि अब लोगों की वो तरजीहात में नहीं रहा कि कपड़े अच्छे या फिर नए कपड़े, हर सीज़न के साथ नए कपड़े, वो अब तरजीहात में नहीं रहा लोगों की। तरजीहात यही हैं कि बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाया जाए, उनकी स्कूल की फ़ीस दी जाए, और बिजली और गैस के बिल जो हैं वो अदा किए जाए, बस। लेकिन फ़ज़ील, बात तो ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से तो बड़े दावे किए जाते हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, एक आम इंसान देखें, ये गवर्नमेंट कोई भी हो ना महवेश, उनके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनका काम होता है आवाम को बेवकूफ़ बनाना। जिस तरह से हमारी ये पंजाब गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन हैं, वो मैं एक दिन देख रहा था, वो कह रही थी कि तारीख़ की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। तो किसी ने नीचे कमेंट किया था कि आज से 10 साल पहले पेट्रोल 1000 रुपये लीटर था, ठीक, तो इसलिए कम तरीन हो चुकी है महंगाई के, अब 260-65 रुपये मिलता है। तो इस तरह से लोगों को पागल बनाया जाता है। अब आप ये बताएं कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर मज़दूर की सैलरी आपने कर दी है,
वो आप ऐलानात कर देते हैं, आपसे अमल दरामद नहीं होता। अभी तक ये अब 40,000 का गज़ट नोटिफिकेशन आया है मज़दूर की तनख्वाह कम बिल्कुल से इसी कम तरह से। उजरत का, 37,500 का तो अमल दरामद नहीं हुआ अभी। 40,000 का आपने ऐलान कर दिया। देखें ये जो हुक्मरान हैं बिल्कुल जो इसी भी तरह हों, से मुझे लगता है कि इसमें ना हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है। जी वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी बात करते हैं फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के हवाले से। तारीख़ी मकामात में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझे जाते हैं। बहुत सारे लोग ख़रीदारी के लिए भी इन बाज़ारों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ के मामला अक्सर हमें डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, कभी तजावुज़ात की सूरत में, कभी पार्किंग ना मिलने की सूरत में। तो ऐसे में जो लोग इस मार्केट का रुख करते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इन बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम किया जाएगा, अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब ये मसले हमें हल होते हुए दिखाई देंगे। फजील, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, 8 बाज़ारों की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, इस पे तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, लेकिन मसले नहीं हल होते हुए नज़र आ रहे। तजावुज़ात एक दफ़ा फिर सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या रीज़न्स है इसमें? देखें महविश, ये 8 बाज़ारों के जो मसाइल हैं ये हल होंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सॉरी बिल्कुल जो अफसरान आते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हम बादशाह हैं और ये हमारी राया है। हालांकि जो ताजर है वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स देता है। चलें ठीक है, वो भी हम मानते हैं चोरी भी करता है। टैक्स यहाँ चोरी पर भी ज़्यादा करता है। ये है कि ठीक है। अगर 8 बाज़ारों के हवाले से बात करें तो टैक्स चोरी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो टैक्स नहीं देते, टैक्स चोर हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनका रोज़गार जुड़ा है। एक आप ये समझ लें कि रोज़गार का वो एक ज़रिया तो बना है ना, वो दुकानदार या ताजर जो भी है, उसके साथ कुछ 10-12 लोग अटैच हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं, तो इनको राया समझा जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कसूर भी उनका अपना है ठीक है। कि ये राया बनते हैं। आपका एक मुलाज़म, आप मुझे बताएं कि आपने घर में एक मुलाज़म रखा हो और वो उठकर आप पर हुक्म चलाए, आप ऐसा होने देंगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं होने देंगी कि आप उसको मुलाज़म रखा है। ये जो ख़ुद को बादशाह समझते हैं, ये मुलाज़म हैं रियासत के। रियासत किससे बनती है? कौम से। बिल्कुल। लेकिन कौम भी नहीं है, हम अब क्या करें। लेकिन ये अफसरान जो हैं ये ऑर्डर्स चलाते हैं। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, ऑर्डर्स चले, उस राया में से कुछ जो हैं उनको अपने लाडले बनाया गया, उनके ख़िलाफ़ उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं हुई। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा ये कह चुका हूँ, फिर वो ना कॉल्स करवाते हैं सही। कि जी हमारा नाम ना लें। क्यों ना लें? आप साथ साथ उनके जब निकलते थे, तस्वीरों में आते थे कि जी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, हम इनका साथ दे रहे हैं। आप ख़ुद तजावुज़ात करके बैठे थे, सरकारी जगह हड़प की थी और सारा कुछ कर रहे थे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। उनको ना पूछा किसी ने, ना वो इतने डीठ थे कि वो कह रहे थे हम खुद तजावुज़ात का खात्मा करवा रहे हैं, हालांकि खुद सरकारी जगह जो है वो घेर के बिल्कुल इसी बैठे तरह थे। अपने लिए असूल अलग थे। अच्छा, अब जो ब्यूटिफिकेशन की आपने बात की, ये तारों का मसला हल होना है, उसके लिए भी प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ, आप जब भी ये टॉपिक छिड़ता है तो आप थोड़ा थोड़ा हंसने लग जाती हैं कि अब बिल्कुल मैंने इसी तरह से। थोड़ा जज्बाती होना है। मैं ठीक बहुत है? सोचती हूँ, मैं कहती हूँ तो मैं ये फजील कहता बहुत हूँ कि जज्बाती होते हैं इस टॉपिक को लेकर। जो पैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के लिए, आप सिर्फ दुआ किया करें कि उसका 30% भी लग जाए, और फिर जो 30% लगना है वो भी इंसाफ हो बिल्कुल। उसमें भी। ये ना हो कि आपके जो अपने लाडले कुछ लोग हैं वहाँ पर, जो आपके साथ मिली भगत से सारा कुछ 8 बाज़ारों में करते हैं, आप उनको ज़्यादा ज़रा ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में उनके कर दें इधर उधर, तो दूसरे जो हैं वो देखते रह जाएं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये तो अब जो इस वक्त कमिश्नर फैसलाबाद हैं उनके बारे में जो सुना है मैंने कि वो बड़े Visionary leader है, बिल्कुल इन इसी तरह मामलात से। में बड़े अच्छे हैं वो।
तो उम्मीद यही है कि वो अपने असूल जो उनके बने हुए हैं, जो मैंने सुना है, उनके मुताबिक 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन करवाएंगे और किसी को ना वो इन चक्रों में रिलीफ देने देंगे, ना किसी की मुखालफत करने देंगे। जो भी बंदे की वहाँ पर ड्यूटी लगाएंगे, उस बंदे को वो सख्ती से ये आर्डर करेंगे कि आपने ईमानदारी के साथ अपना काम सर अंजाम देना है, ना कि आपने ये सोचना है कि हाँ तब ये बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया था, इसको मैंने ऐसे कर देना है, या इसके बिल्कुल उसके मामला जो मार्केट हैं या बाज़ार के बाहर कुछ नहीं होने देना। और जो मेरे लाडले हैं कुछ बुआना बाज़ार में, उनको मैंने रिलीफ देना है या उनकी बातें ज़्यादा माननी हैं, उनको मैंने उठा के रखना है। बिल्कुल फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। उमर, आप किस तरह से 8 बाज़ारों के मसाइल के हवाले से देखते हैं? मैं तो अक्सर ये बात कहती हूँ कि दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है और नहीं बदलते 8 बाज़ारों के मसाइल नहीं है। हम देखते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर रुख करते हैं ख़रीदारी का, लेकिन मसाइल जो के 2 नज़र आ रहे हैं। देखें, मसाइल तब ही ख़त्म होते हैं जब दोनों साइड्स यानी कि स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर उनको ख़त्म करना चाह रहे हों। जो आप लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा वहाँ पर इशू जो था या है वो तजावज़ात का है, तो तजावज़ात किस तरह से ख़त्म हो सकती हैं? क्योंकि देखें, एक दुकान है, उस दुकान के आगे स्टॉल लगे हैं और उन स्टॉल्स के आगे रेड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं और इनसे एक हैंडसम अमाउंट, चाहे उस दुकान का किराया भी उतना ना हो जितनी इन आगे वाले लोगों से हैंडसम अमाउंट किराए की मद में या भत्ते की मद में आप उसको कह लें, वो वसूल कर ली जाती है। और इसमें जहाँ तक इंतज़ामिया भी मुलव्वस होती है, उसमें वो दुकानदार भी मुलव्वस है जिसकी दुकान के आगे वो स्टॉल लगा है, फिर उसके आगे फुटपाथ पर कब्ज़ा किया गया है, उसके आगे रोड के ऊपर रेड़ियाँ लगी हुई हैं, थारे सजे हुए हैं, तो उसका फ़ायदा दुकानदार को भी होता है। इंतज़ामिया या कारपोरेशन के जो इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट अमला है उनको भी फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ वो लोग जो इस सियासत से वाबस्ता है, ताजर सियासत से, उनका भी निज़ाम चलता है। तो फिर आप देखें ऐसी सूरत में कैसे होगा कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। जो चीज़ आपका सोर्स ऑफ इनकम होती है, उसको सोर्स ऑफ इनकम को अक्लमंद लोग बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। अगर होती भी हैं तो ये बस आर्जी बुनियादों पर कुछ रोज़ के लिए होती हैं, बल्कि आप ये भी कह लें कि हो सकता है कि कुछ लोग जस्ट अपना रेट बढ़ाने के लिए ऐसा करते हों और फिर दोबारा कुछ दिनों बाद नए रेट्स के साथ वो चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। मतलब सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर ऑपरेशन होता भी है तो शायद इसी तनाजुर में होता है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक 70-75 सालों में इसका मुस्तकिल हल लेकिन हो जाना उमर, जब चाहिए था। ऑपरेशन का आगाज़ होता है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फैसलाबाद का बड़ा दरीना मसला हल होने जा रहा है, तजावुज़ात अब कहीं पर नज़र नहीं आएंगी। लेकिन मसला हम देखते हैं कि 1 महीने बाद बात वहीं पर आकर पहुँच जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमें देखने में मिल रही होती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी मनसूबा, वो ख़ास तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो या कोई भी मामला हो 8 बाज़ारों को ब्यूटिफाई करने के हवाले से, उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर जो है उससे काम लेना चाहिए। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में हम जी बात कर रहे हैं 8 बाज़ारों के मसाइल के हवाले से। बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि 8 बाज़ारों में मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा मसला जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हल तलब हो, वो ये है कि हम देखते हैं कि टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये सर्विसेज देखने में मिलती हैं, हमारे अपने शहर में ये फैसिलिटेशंस क्यों मौजूद नहीं है। लेकिन जब टैक्स के निज़ाम के हवाले से बात करें तो बिज़नेस कम्यूनिटी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात उठाते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर फजील, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 8 बाज़ारों के हवाले से बात करें, आपको भी पता है कि लाखों का, करोड़ों का कारोबार उन मार्केट्स में होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैश इकॉनमी है, डिजिटल इकॉनमी की तरफ ये लोग नहीं आ रहे। आखिर क्या रीज़न्स? देखिए महविश, सबसे ज़्यादा जो कैश पर काम होता है वो है हमारी सूतर मंडी, और काम भी अरबों का। कैश में भी नहीं होता। एक सिंपल वो पेज इतना का, उसको पर्ची कहते हैं, ठीक है, वो फाड़ते हैं, उस पर लिख देते हैं 8 करोड़ 10 करोड़, ठीक है, वो कैश है उनका, वो उस पर कारोबार हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि
वो आप किस तरह से उनसे टैक्स लेंगे। अच्छा, जो ये सारा तबका है ना, वो चाहे सनतकार हों चाहे हमारे ताजर हों, जब भी कोई मसला बने तो कहते हैं जी हमें चोर क्यों समझा जाता है, हमारे साथ चोरों जैसा सलूक क्यों किया जाता है, हमारे साथ वो मुजरमों जैसा सलूक की। आप टैक्स चोरी करना या किसी की कोई चीज़ चोरी करना है तो चोरी, बिल्कुल ऐसे तो वो मुजरिम ही हैं। चोर जो भी हो वो मुजरिम होता है। तो आप खुद ही ये कहते हैं कि हमारे साथ चोरों जैसा सलूक किया जाता है, मतलब आपको पता है कि आप चोर हैं, बिल्कुल तो चोरों के साथ इस तरह का सलूक होता है। आप टैक्स चोरी ना करें, आप पूरा टैक्स अदा करें, और फिर जब आप पूरा टैक्स अदा करेंगे तो फिर आप सहूलियात भी मांगने के काबिल होंगे। अगर आप टैक्स भी ना दें, चोरी भी करें, पूरा भी ना दें, चोरी भी करें और फिर कहें कि हमें सहूलतें भी दी जाएं, तो इस तरह से नहीं होता। और ये मैं समझता हूँ कि टैक्स देने वाले और लेने वाले ये दोनों तरफ मसाइल हैं, सही। और ये मिल बैठकर जो मामलात हैं वो तय होते हैं कि आपने किस तरह से टैक्स चोरी करनी है और किस तरह से आपका फ़ायदा है और इसमें हमारा भी फ़ायदा होगा। ये जो चोर रास्ते हैं ना, ये बताने वाले बताए भी जाते मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। उमर, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि अगर हम टैक्स कलेक्ट करने वाली साइड पे देखें, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही हैं, या जो लोग टैक्स पे करना नहीं चाह रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही है? अच्छा, फजील ने बिज़नेस कम्युनिटी की बात की है, मैं उन लोगों की बात करूँगा जो टैक्स लेते हैं और वो 2 नंबरी करते हैं और उनकी हरकतों की वजह से टैक्स ज़्यादा नहीं आ रहा या टैक्स नेट में इजाफा नहीं हो रहा। तो मैं फैसलाबाद ही का एक वाक़या सुनाता हूँ कि माजी की बात है, FBI हेडक्वार्टर से मेंबर ऑपरेशन FBI फैसलाबाद FBI में आते हैं और FBI के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में जहाँ पर दीगर सवालात होते हैं तो वहाँ पर वो मेंबर ऑपरेशन साहब एक सवाल पूछते हैं कि आजकल रिफ़ंड का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, सही। ठीक है, मतलब कि अगर कोई टैक्स पेयर ने अपना रिफ़ंड लेना है तो उस रिफ़ंड की अप्रूवल का FBI के मुलाजमीन उससे कितने % चार्ज कर रहे हैं, जो कि उसके पैसे हैं, उसने टैक्स दिया है, अब उसको वो रिफ़ंड होना है, स्टेट ने उसको रिफ़ंड करना है, लेकिन उसको अपने पैसे भी सरकार से वापस लेने के लिए उसको देना पड़ता है। तो चीफ कमिश्नर साहब भी बैठे हुए थे, कमिश्नर्स भी बैठे थे, एडिशनल कमिश्नर्स और DCs तक के आला ऑफिसर्स बैठे हुए थे। तो वहाँ से एक सीनियर, और तो कोई ना बोला, एक सीनियर ऑफिसर जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ईमानदार समझे जाते थे, वो आखिर बोल पड़े। उन्होंने कहा जी कि 4 से लेकर 6% तक रेट चल रहा है। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का रिफ़ंड लेना है तो मुझे 4 से 6 लाख रुपए जो मेरे जायज़ पैसे हैं वो मुतल्लिका ऑडिटर्स को, इंस्पेक्टर्स को या अफसरान को देना पड़ते हैं। हाँ, अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत कमी बेशी है फिर वो दिल करे 10% तक रेट चला जाए। सही, ठीक है ना, ये सिचुएशन है। और जब वो ऑफिशियल मीटिंग ख़त्म हो गई, मेंबर साहब वापस चले गए, तो फिर वो चीफ कमिश्नर साहब ने मुतल्लिका ऑफिसर्स को कहा, यार आपको क्या ज़रूरत थी ये बात करने की। तो वो फिर उन साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा मेंबर साहब कौन सा लाइलम है, उनको इस मामले का पता है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कोई रिश्वत लेता है, यानी उन्होंने ये पूछा कि रेट क्या चल रहा है। तो इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है, बल्कि जो ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, कि पूरे की पूरी मशीनरी को पता है कि निज़ाम कैसे चल रहा है। पिछले प्रोग्राम में भी एक मैंने वाक़या सुनाया था। तो इस तरह की ये मिसालें जो हैं ये सामने आती रहती हैं, चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती इन चीज़ों को। बल्कि एक दफ़ा मैंने उस वक्त के चीफ कमिश्नर जो थे उनसे सवाल किया था कि आप लोग लाखों टैक्स पेयर हैं, उनमें से लोगों का डेटा खंगाल लेते हैं कि इसने इतनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे की या इसके ज़राए आमदन क्या है, और फिर आप उन लोगों की छोटी से छोटी गलती को पकड़ के और उसको टैक्स डाल देते हैं। ये बड़ी काबिलियत है, लेकिन ये काबिलियत अपने लोगों की तरफ क्यों नज़र नहीं आती बारी कि वो लोग करप्शन कर रहे हैं और सबको पता है करप्शन हो रही है, मगर पकड़ी क्यों नहीं जा रही।
उन्होंने कहा असल में बात ये है कि वारदातें इतने बारीक तरीके से डाली जाती हैं कि उसका पता, एक तो ये है कि टैक्स पेयर कभी भी खुल के सामने नहीं आता। ताजर इस चीज़ से डरता है कि अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो ये ना हो कल कला उसके कारोबार पे कोई नुकसान कोई हो असर जाए, बिल्कुल इसी तरह से। उस टैक्स की आड़ में उसके लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो जाए। तो उससे बेहतर यह है कि कुछ ना कुछ दे दिया जाए और अपना निज़ाम चलता किया जाए। तो इस तरह की बारीक वारदातें डाली जाती हैं कि उनका पता ही कोई साल 2 साल बाद लगता है और वो बंदा तब तक वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका होता है, किसी और सीट पे जाके बैठ चुका होता है। तो ये वो चीज़ें हैं सबसे, जब तक या तो दूसरी साइड्स पे मतलब बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ, टैक्स पेयर की तरफ जब तक लोग हौसला नहीं करेंगे शिकायत दर्ज करवाने का, अफसरान को बताया जाए वफाकी टैक्स महोत्सव है, उस लेवल पे जाके शिकायत की जाए कि यहाँ पर ये हो रहा है, करप्शन हो रही है या कोई आपसे पैसे मांग रहा है, उस वक्त तक सिस्टम बेहतर नहीं हो बिल्कुल। सकता। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि डर इतना क्रिएट कर दिया गया है, एक फोबिया क्रिएट कर दिया गया है एफपीआर के नाम से, जो कि अपने हक पे भी होते हैं, जो कि टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो भी अपने मामलात को उस तरह से ठीक तरीके से लेकर नहीं चल पाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम का बिगाड़ है और सिस्टम का बिगाड़ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक एहतसाब नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, शफाफियत नहीं होगी। अगर इस तरह के मामलात रहे तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्सेशन से डरेंगे, टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, फिर शहर में जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड होनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पाएंगी। तो ये पूरे निज़ाम में चेंज आने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया उमैर अज़मत, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फजील अहमद कि आप प्रोग्राम में आए और टैक्सेशन के हवाले से हमने बात की थी। शहरी हों या हम देखें कि इदारे हों, अगर दोनों बैलेंस तरीके से अपना रोल नहीं प्ले करते तो सोसाइटी में एक बिगाड़ आता है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं अशय खुर्दनोश के हवाले से। रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि कीमतों का रद्द-बदल जारी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो डेली बजट है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ऐसे में आपकी सहल के लिए, आपकी आसानी के लिए हम तरतीब देते हैं हमारा आज का भाव सेगमेंट, ताकि आप जब मार्केट में ख़रीदारी के लिए जाएँ तो आपको सबसे पहले ये पता हो कि प्याज किस भाव बिक रहा है, आज चिकन की कीमत क्या है, तो ताकि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं हम हमारे आज के भाव सेगमेंट की जानिब। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन है चिकन और सब्जियों की कीमतों को लेकर। फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट जारी कर दी गई है। सबसे पहले देखा जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अपनी साबका कीमत पर कायम रहते हुए 511 रुपये फ़ी किलो है, जबकि अंडे फार्मी साबका कीमत 347 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। आलू कच्चा छिलका अपनी साबका कीमत 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। प्याज साबका कीमत 130 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि टमाटर बगैर रद्द-बदल के 70 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अदरक चाइना साबका कीमत 430 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि लहसुन हरनाई साबका कीमत 270 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। सब्ज़ मिर्च बगैर रद्द-बदल के 70 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है, जबकि फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 20 से 30 रुपये हो चुकी है। बंद गोभी साबका कीमत 150 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। घिया कद्दू साबका कीमत 55 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि बैंगन बगैर रद्द-बदल के 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मटर 20 रुपये इजाफे के बाद 200 से 220 रुपये हो चुका है, जबकि शिमला मिर्च 240 रुपये अपनी साबका कीमत पर कायम है। भिंडी तोरी साबका कीमत 100 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह सेब की तरफ देखा जाए तो सेब काला कल्लू 320 रुपये अपनी साबका कीमत पर कायम है, जबकि केला बगैर रद्द-बदल के 120 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है। और इसी तरह जापानी फल 10 रुपये इजाफे के बाद 210 से 220 रुपये हो चुका है। अनार बनाना 550 रुपये फ़ी किलो है और इसी तरह संगाड़ा 110 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में आज मामूली रद्द-बदल रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं जी फैसलाबाद के हवाले से। हमारा प्यारा शहर है और शहर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे लोग अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ऐसे में नवीद अकरम शेख साहब हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FCCI के। उनका रोल जो है शहर में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शहर की बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करना हो, शहर को एक बेहतर इकनॉमिकल सिटी बनाने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन रखते हैं, बड़े आइडियल अप्रोच रखते हैं। तो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जी, आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेख साहब आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और इट्स ऑनर फॉर मी। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, हमारा प्यारा शहर है और इस शहर के लिए हम बड़ा अच्छा सोचते हैं, आप इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इंडस्ट्री से आपने इसका आगाज़ किया, किस तरह से आपने सोचा कि शहर के लिए ये अप्रोचेस होनी चाहिए?
देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री के लिए, ये एक लाइक अ हार्ट फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि जो भी नॉर्मल इंडस्ट्री है ना वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा ही नहीं सकती। जो इश्यूज़ हैं, जो मसले मसाइल आपको पता है जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो पहुंचा नहीं सकती। चैम्बर ही एक ऐसा फॉर्म है जिस पे वो डिस्कस करती है इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री तकरीबन 13,000 हमारे जो मेंबर्स हैं इस वक्त चैम्बर्स के, जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी मेंबर्स हैं। और मैंने आके देखा, क्योंकि मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा सोशल नहीं था, अपने इंडस्ट्री में ही मगन था, पिछले को 25 साल में मैं अपनी इंडस्ट्री में था। जब मैं अभी चैम्बर को मैंने पिछले 1-2 साल से जब एक्टिवली देखा है तो ये फील किया है कि तमाम इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं ना, चैम्बर इज़ द फोरम के वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं और चैम्बर की बात सुनी जाती है हर फोरम पे, वो मिनिस्ट्री हो, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो अच्छे तरीके से सुनते हैं और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है इसका। तो इसलिए मैं अब अपनी जो भी मेरे एक्सपर्टीज़ हैं मैं चैम्बर को दे रहा हूँ, और मैं अगर आया हूँ इस साल, और हमारा मोटिवेशन ये है कि मैं एक्सपोर्ट इन्हांस करूँ, ठीक है, और जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट में वो अपनी बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी मैं शेयर कर सकूँ। और इंशाल्लाह वी होप कि इस साल हमारे प्रेसिडेंट साहब की भी यही सोच है कि हम अच्छे विजन से जो है ना हम इंशाल्लाह इस वक्त काम करेंगे। बिल्कुल, जब चीज़ें विजन के तहत लेकर चली जाती है ना तो बहुत सारे मामला जो हैं जो कि ख़राबी की तरफ मौजूद होते हैं वो बेहतरी की जानिब जाना स्टार्ट हो जाते हैं। मोहम्मद इनारो, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से FCCI के रोल को देख रहे हैं शहर में? महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, FCCI वो वाहिद नुमाइंदा है, या कह लें कि तर्जुमान है, लीडर है हमारे सनतकारों का, हमारे छोटे से ताजर से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरर्स तक का, कि जिसके तमाम मसाइल हुकूमत के सामने रखने हैं, उनको हल करवाना है और वह तमाम फैसिलिटेशंस, वो सहूलियात मुहैया करनी है जो कि किसी न किसी भी तरह से जो कारोबार है उसको इस्टेब्लिश कर सके, आगे बढ़ा सके, और जो मौक़े हैं सारे के सारे अवेलेबल हो सकें। अब ऐसे में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार है वो नहायत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। हमारा फैसलाबाद चूँकि एक टेक्सटाइल हब जाना जाता है, तो हमने काफ़ी अर्सा इसको फ़कत एक पहचान दी रखी है और दूसरी जानिब हम गए ही नहीं है किसी कारोबार की जानिब, या फिर कह लें कि हमें मौक़े मुयसर नहीं है जो, या फिर हमने अपनी उसी चीज़ को आगे लेकर गए हैं। तो अब जो चैम्बर का मैं जो देख रहा हूँ चीज़ें, कि अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक तो टेक्सटाइल से हटकर, और दूसरा अब इनोवेशन की जानिब जाना शुरू किया है कि जनाब हम अपना एक प्रोडक्ट लाएँ, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आएँ हमारे, उनको हम मेड इन फैसलाबाद, जैसे कि अब कोशिश की जा रही है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से कि जो हमारे शहर का प्रोडक्ट है वो ब्रांड बने। हमने इससे पहले ये कभी कोशिश खातिर खा नहीं की मेरे ख्याल से, जहाँ हमने जो देखा है अभी तक, तो हमने मेहनत की, हमने एक रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में तब्दील किया, उसको ज़ीरो से हीरो बनाया, और बाद में हमने किसी के टैग के साथ उसको फ़रोख्त कर दिया। और ये फैसलाबाद के साथ बड़ा सानहा गुजरा है कमोबेश हर तरह के कारोबार में, क्योंकि हम फ़कत टेक्सटाइल सिटी नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा कारोबार हो रहे हैं, लोग रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट को हमने ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसका स्टार्ट कैसे लेना है, तो ये सारे का सारा जो जिम्मेदारी आती है, ये सारे के सारे जो सुलझाव आते हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर आते हैं कि आपने क्या मौके फराहम करने हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब कपड़े से एक हमारा ध्यान हटा है और हम तमाम तरह की इंडस्ट्री को देखना शुरू हुए हैं, तो अब उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मेड इन फैसलाबाद है वो वाक़तन मेड इन फैसलाबाद के टैग से आगे जाएगा। तो फ़कत मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होगा, इस शहर की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, इसकी इंडस्ट्री को रूज मिलेगा, और सबसे बढ़ कर के हमारे यहाँ पे इनोवेशन आएगी, जो हम बिल्कुल ही महदूद होकर रह गए हैं एक सेक्टर तक। ये कोई मनफी बात नहीं कर रहा कि हम उस सेक्टर तक महदूद क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको भी हम ऊपर लेकर जाएँ, लेकिन साथ में जो दूसरे मौके अवेल करने हमें मुयस्सर आएंगे, उनके ऊपर काम करने की बड़ी ज़रूरत है, और वो काम करना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। वो सेमिनार्स की सूरत में हो, वो अवेयरनेस की सूरत में हो, वो किसी न किसी तरीके का सेमिनार मुनक्किद करवाया जाए, इदारों तक जाया जाए, इदारों को अप्रोच किया जाए, इदारों को बुलाया जाए। तो इस बार जो नज़र आ रहा है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा कलीदी किरदार होने जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो नवीद अकरम शेख साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो अब इनकी क़यादत में भी जो एक कॉम्बिनेशन आया है कि हमारे एक IT एक्सपर्ट हैं, इनका ताल्लुक भी अलग इंडस्ट्री से है, जो हमारे इंजीनियर साहब हैं उनका ताल्लुक भी अलग इंडस्ट्री से है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये एक अलग जहन बनेंगे, बिल्कुल एक वेरिएशन आएगी, हर फील्ड तो वो से चीज़ें आगे जाएंगी। वो पहले हमने देखा है कि धागा 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 धागा
धागे के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है भाई, आप उसको ऊपर लेकर जाएं, लेकिन हमारा सारे के सारे जो नौजवान आ रहे हैं अब उनको हमने कारोबार की तरफ रागिब करना है। जो एक हमने डिग्री का टैग लगाना शुरू किया हुआ है कि डिग्री लो और मुलाजमत ढूंढते फिरो, तो उनको हमने इनोवेशन की तरफ लाना है, कारोबार की तरफ लाना है और ख़ुद के ऊपर इन्हिसार करने की तमीज़ भी सिखानी है, उनको तरीका भी सिखाना है। तो उसमें हमारे चैम्बर का किरदार अब बड़ा बिल्कुल इसी तरह कलीदी से होना। इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिद्दत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में जो इम्पॉर्टेंट एंटिटी है वो हमारे यंगस्टर्स हैं, और जब यंगस्टर्स के हवाले से बात करें तो इंटरप्रेन्योरशिप आती है, स्टार्टअप्स आते हैं। तो नवीद अकरम शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चैम्बर इस चीज़ को, इस ज़रूरत को किस तरह से महसूस कर रहा है? स्टार्टअप्स के हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? देखिए, हम इस वक्त तो सबसे पहले एक एग्जीबिशन का इनकाद भी कर रहे हैं जो मेड इन फैसलाबाद है। उसमें सारी जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद को लेके अपनी प्रोडक्ट्स हम एग्जिबिट करेंगे यहाँ पर फैसलाबाद में। और हम जो प्लान कर रहे हैं ना, जो मैं चाह रहा हूँ, जो जिस तरह हम इंडस्ट्री इस वक्त रन कर रहे हैं, जिन कंट्रीज़ में कर रहे हैं, टेक्सटाइल सिर्फ चंद जो है ना सेक्टर्स में एक्सपोर्ट कर रही है, जो 3, 4, 5 बेसिक कंट्री ना उन्हीं में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं इसको विजन को बढ़ा के हम साउथ अमेरिकन साइड पे निकले, हम अफ्रीका में निकले, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, इन्हीं कंट्रीज़ में पॉपुलेशन है, जो कि मैं अक्सर यही डिस्कस करता हूँ। और हमारा यही प्लान है कि हम अब लेके जाएं अपने जो है फॉरेन विजिट्स करें इन कंट्रीज़ में और लेके जाएं डेलीगेशंस इन कंट्रीज़ में, और होपफुली कि मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी इंशाल्लाह ताला। शेख साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक कन्फेक्शनरी के बिज़नेस से है, ये बिज़नेस सेक्टर में होता क्या है? क्या इसमें इतनी कैपेसिटी है कि यंगस्टर्स को हम एंगेज कर सकें? यंगस्टर, देखें, पहली बात तो मेरा यही पैगाम है यंगस्टर्स के लिए कि आप पॉजिटिवली थिंकिंग के साथ कोई भी जब आप काम करते हैं ना, तो आप किसी विजन को भी लेके चलें, आप आगे बढ़ते हैं। आप जब पॉजिटिव रहते हैं, किसी इंडस्ट्री को भी लेके जाएं, आप ग्रोथ कर सकते हैं। मैंने भी जब शुरू किया लाइक इन 2000, और स्टार्ट मैंने एग्जिबिट किया इंटरनेशनल फोरम पे, अपनी प्रोडक्ट को लेके गया जब पाकिस्तान को कोई भी नहीं जानता था, और जब हमने एग्जिबिट किया हमें रिस्पांस मिला, और आज 25 सालों में हम तकरीबन को 30-35 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी जो कन्फेक्शनरी आप पूछ रही हैं ना, इसमें आपकी काफ़ी रेंज आ जाती है, इसमें बिस्किट्स भी आ जाते हैं, केक्स आ जाते हैं, वेफर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, और देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स इन कन्फेक्शनरी। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एक्सपोर्ट को कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान में। व्हेन यू आस्क अबाउट एक्सपोर्ट, तो सबके माइंड में एक ही चीज़ आती है जी, टेक्सटाइल। बिल्कुल इसी तरह से। और फैसलाबाद का तो जब भी नाम लें, जब हम आप कहते हैं कि टेक्सटाइल हमारे यहाँ किसी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताना पड़ता है जी कि ये भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है। और कुछ लोग तो आप यकीन माने कि वो ट्रस्ट ही नहीं करते कि वाकई पाकिस्तान से चीज़ एक्सपोर्ट होती है। अब हम उन कंट्रीज़ में जहाँ बाज़ अक्सर लोगों को मैं बताऊँ जी, हम डोमिनिकान एक्सपोर्ट करते हैं या होंडुरस एक्सपोर्ट करते हैं, तो लोगों को ये कंट्रीज़ का भी नहीं आइडिया होता, शायद आपको भी नहीं पता होगा। बिल्कुल इसी तरह से। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है पाकिस्तान के अलावा। जब हम किसी दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है। तो सिर्फ कंसीडर किया जाता है टेक्सटाइल को। अच्छा, जो इश्यूज़ हैं हमारे एक्सपोर्ट के यही हैं कि जब हम फोकस ही टेक्सटाइल पे करेंगे, दूसरी इंडस्ट्रियों को हम नहीं देखेंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट विजन है वो भी नहीं बढ़ा पाते। तो मैं यही चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी कि आप दूसरी इंडस्ट्रियों पे भी फोकस रखें, और हम फिर देखें कहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट पहुँच जाती है इसकी। बिल्कुल इसी तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम आए, ताकि कंसीडर ही सारी जो है ना सब्सिडाइज जो भी इश्यूज सुने जाते हैं वो टेक्सटाइल के ही सुने जाते हैं। जो दूसरी इंडस्ट्री है उसको कहीं नहीं सुना जाता इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल इसी तरह से ये मामला ना, ये गैप नहीं आना चाहिए। हम नो डाउट टेक्सटाइल की तरक्की फैसलाबाद शहर के लिए उतनी लाजमा मलजूम है जितनी बाकी सेक्टर की है, लेकिन ये जो गैप आ रहा है ना, ये कम्युनिकेशन गैप है, ये पॉलिसीज़ का लैक है, ये चीज़ फैसलाबाद के कारोबार को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है। हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। ऐसे ही है, जब देखें दुनिया में इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, अगर आप गौर से देखें दुनिया में इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरह उसकी रीज़न ये है कि जब हम प्रोडक्टिव नहीं रहते ना प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी कंट्री के लिए भी हमसे माल लेना मुश्किल हो जाता है। जब हम एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसी तरह से बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो कि फैसलाबाद की एक्सपोर्ट को लाक है, जो कि इस वक्त की ज़रूरत है कि हुकूमत इस चीज़ को संजीदगी से ले। फर्दर भी शेख साहब से गुफ्तगू इसी टॉपिक पे हम करेंगे। वक्त है जी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CTR10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद में नो डाउट टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल अगर बर वक्त हल होते हुए हमें दिखाई देंगे तो ये शहर ग्रो करेगा, इस शहर में फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाएगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। ऐसे में बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मोहम्मद नारू, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन हम देखते हैं कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैसलाबाद को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बेशुमार बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं। क्योंकि आप बिज़नेस कम्युनिटी से काफ़ी अच्छे से वाबस्ता भी हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं, तो क्या मिसाल देख रहे हैं आप? मैं विश इसमें देखें, अगर हम फैसलाबाद की सतह की बात कर लें कि फैसलाबाद को वो अहमियत नहीं दी गई जिसका वो हकदार था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा किरदार भी शामिल है। अगर वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारी ताजर कम्युनिटी है, शायद उन्होंने उस संजीदगी का मैं माज़रत के साथ मुजाहरा नहीं किया जिस संजीदगी का वो कर सकते थे। आप देखें कि सियालकोट है, सियालकोट की सियार एयरलाइन भी है, एयरपोर्ट पर वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटेशंस भी हैं, और हमसे वो छोटा शहर है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे निकल गया है हर मामले में। तो उसमें अगर हम जायज़ा लें, एक तकाबुली जायज़ा लिया जाए, तो नज़र आता है कि वहाँ का जो चैम्बर है, वहाँ के जो सनतकार हैं अपने शहर के साथ बहुत ज़्यादा संजीदा भी हैं, और जो गवर्नमेंट है, आला हुकाम है, वो उनको अपने शहर की जानिब ला भी रहे हैं और वहाँ पर काम होता दिखाई भी दे रहा है। अब उसकी निस्बत हम फैसलाबाद में देखें तो हमारा जो ताजर कम्युनिटी का एक अपर एरिया है, एक अपर लेवल है, उसकी तरजीहात भी शायद खुद ब खुद लाहौर की जानिब डाइवर्ट रही है कि कुछ भी हमने बड़ा इवेंट अरेंज करना है, कोई भी हमारी तकरीबात हैं, कुछ भी है, तो हमारी फोकियत होती है कि बैरून शहर कहीं ना कहीं किया जाए। अगर हमने इस शहर को इम्पोर्टेंस देनी है और हम चाहते हैं कि हुकूमत इम्पोर्टेंस दे, तो सबसे पहले हमें ख़ुद को इस शहर के लिए कुछ करना होगा। नो डाउट कि बहुत कुछ किया है हमारी ताजर कम्युनिटी ने, बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई है। अब जो एयरपोर्ट की आवाज़ उठाई जा रही है, सबसे बड़ा उसका अगर देखा जाए तो आवाज़ बुलंद करने वाला इदारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। एयरपोर्ट के मसाइल हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हों, हस्पतालों के मसाइल हों, अब सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि एक दबंग आवाज़ आती है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की होती है कि जनाब हमारे मसाइल को सुना जाए। और फ़कत फैसलाबाद तक नहीं, बहुत आगे तक आवाज़ जाती है, इस्लामाबाद तक ये बात की जा रही है, मीटिंग्स में बात की जाती है। तो ये चीज़ें जो अब हो रही हैं, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि अब हमें उसके समरात दिखाई देते। लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, चले अब आगे हैं तो अब उम्मीद की जा रही है कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। दूसरा, अगर फैसलाबाद के मसाइल की बात कर ली जाए, आप तजारत के रिलेटेड देख लें तो हमारे यहाँ पर अभी तक जो हमने अपना एक चीज़ डिस्प्ले करनी है, हमारे पास फैडमिक है, हमारे पास CPEC के मंसूबे हैं, हमारे पास अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट है, हमारे पास बड़े बड़े कारोबारी हब है, लेकिन उन सब को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक्सपो सेंटर अभी तक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारी कि हम एक्सपो सेंटर अभी तक नहीं ले सके। सनतकारों में से बड़ी तादाद सियासतदानों की भी है, वही सनतकार हैं, वही सियासतदान हैं। तो फैसलाबाद का अब तक एक्सपो सेंटर से महरूम होना ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पर फॉरनर आए ही कैसे, हम उसको दिखा ही क्या रहे हैं। वो अगर लाहौर तक महदूद रहता है तो हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जो चीदा से पॉइंट हैं, उसमें से बुनियादी जो नारा होना चाहिए, एक हमारा एयरपोर्ट है, उसके बाद हमारा एक्सपो सेंटर्स है, और उसके बाद जो हमारे तरजीही बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं कि लोग यहाँ पर आएँ और इसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाए जिस तरीके से आप लाहौर को कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। शेख साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम बिज़नेस सेंटर्स के हवाले से बात करते हैं, हम देखते हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स हमें लाहौर में मिल रहे हैं, कराची में मिल रहे हैं, कभी हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता है। ऐसे में जो लोग फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास टैलेंट है, उनके पास प्रोडक्ट हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रोडक्ट एग्जिबिट करवाने का कहीं पर मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल नारूर ने जो बात कही है ना, 100% करेक्ट यही है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है, लेकिन सारा फोकस जो है, सारा पाकिस्तान इस वक्त लाहौर को ही कंसीडर कर दिया जाता है। हमें मतलब कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कोई लाहौर से जेलसी है, बट फील ये है कि तीसरा बड़ा शहर, एक्सपोर्ट में लाहौर से भी बड़ा, लेकिन सारे फंड्स लाहौर पे लग रहे हैं। अब आपको शायद पता है कि लाहौर में अब दूसरा एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, जिसकी हमें लगता है इतनी ज़रूरत नहीं है। फैसलाबाद को ज़रूरत है। फैसलाबाद में आप देखें 2 फ्लैट्स आ जाती हैं ना, तो आपसे बैठा नहीं जाता वहाँ पर। और ख़ास तौर पे जब कोई फॉरेनर आता है पाकिस्तान में, आपको बताऊँ किसी कंट्री में भी जब आप लैंड करती है ना,
तो सबसे बड़ा इम्प्रेशन जो कंट्री का और सिटी का आता है ना, वो एयरपोर्ट देखने से नज़र आ जाता है कि जी कि हम जब लैंड किया है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब कोई देखता है फॉरेनर तो परेशान हो जाता है। अब आप बिलीव करें, जब आप अक्सर कभी पैसेंजर आता है वहाँ पर, हमारी जब 2 फ्लाइटें आ जाएं तो क्यू इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, खुद ही हम लोकल पाकिस्तानी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरा बड़ा शहर 2025, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एक एक शहर में 3-3 एयरपोर्ट है। इस्तांबुल जैसे शहर में 4-4 एयरपोर्ट हैं। हमारे यहाँ एक एयरपोर्ट, वो भी पिछले कोई मेरे ख्याल से 30 साल से थोड़ा सा ही उन्होंने अपडेट किया है। ज़रूरत है। बजट पे देखते हैं, जब हम बात करते हैं अपने इधर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, वो कहते हैं फैसलाबाद को बजट इतना कम दिया जाता है कि हम जो रोड्स पे पैचेस लगा रहे हैं ना, ये भी बहुत मुश्किल से हम करेंगे अफोर्ड। हम लाहौर चले जाएंगे तो हर रोज़ नया रोड आपको नज़र आएगा। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि फैसलाबाद का नाम अगर लाहौर ही रख दिया जाए तो शायद सारा फंड इधर आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं ना पहुँचेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। एयरपोर्ट बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, यही बात एग्जीबिशंस की है। सब एग्जीबिशंस हो रही हैं। फैसलाबाद ही जाके एग्जिबिट करता है लाहौर में, एक्सपो में। पूरी कराची का एक्सपो है, लाहौर का एक्सपो है, फैसलाबाद पे तवज्जो नहीं है। इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पर काफ़ी ज़्यादा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने राणा साहब से भी बात की है, एयरपोर्ट की भी, और एक्सपो सेंटर की भी बात कर रहे हैं। और हम एक एक्सपो इंशाल्लाह ताला जल्दी लॉन्च करेंगे, ये फैसलाबाद, मेड इन फैसलाबाद, और ये प्रूव करेगी कि हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है, कितनी इंडस्ट्री है। और हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, क्योंकि हम चैम्बर का फोरम ही है जो उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें एक्सपो सेंटर की बहुत अशद ज़रूरत है। इसी तरह से। और अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल, वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको सराउंडिंग में होते हुए दिखाई देती है। शेख साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक एक्सपोर्ट से है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो आ रहे हैं ना, वो एक्सपोर्ट में ही आ रहे हैं। इस चीज़ को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं इसकी? एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो एक ही कहती है, जो उनका विजन है जी, इनहैंस योर एक्सपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आप अगर सुनती होंगी, जो विजन है हमारे सारे जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, वो यही कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। यही है, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं वो ये नहीं बताते कि एक इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट कर रही है। क्योंकि मैं हूँ एक्सपोर्टर हूँ, तो मैं अपने मसाइल भी बयान कर सकता हूँ, क्योंकि जिस फोरम पे हूँ मैं डिस्कस भी कर सकता हूँ एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपके पास कोई टूल्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास कोई विजन नहीं होगा एक्सपोर्ट बढ़ाने का, कि कहने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। एक्सपोर्ट्स कब बढ़ती हैं? जब आपके पास प्रॉपर टूल्स हों। जैसे कोई फौज है, जंग नहीं जीत सकती जब उसके पास इक्विप्ड सिस्टम नहीं होगा। तो हमारी इंडस्ट्री कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है? आप देखें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं पूरी दुनिया में सबसे महंगे हैं। बिल्कुल इसी तरह बढ़ती जा रही है। हमारी गैस है नहीं, अगर है तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। कि एक रात में ये रेट बदल जाते हैं। आपको कल मैं लास्ट वीक आपको बता रहा था कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके बिजली गैस के बिल थे सिर्फ 1.5 लाख रुपए पर मंथ, और उनको 25 लाख रुपया इन्होंने सरचार्ज लगा दिया है, जो पिछले 1.5-2 सालों का। मैंने आपको बिल भी शेयर किया था कि भाई आप मीडिया पे बात करें कि एक इंडस्ट्री जिसका बिल 1.5-2 लाख रुपया गैस का है, अब आप उसको 25 लाख रुपया लगा देंगे एक्स्ट्रा सरचार्ज के जी। लास्ट 2 साल का आपने एडजस्टमेंट देनी है। आप मुझे बताएं किस तरह इंडस्ट्री बढ़ सकती है उधर। फिर दूसरा ये है कि हमारे यहाँ सब्सिडाइज किया जाता है उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जिनकी एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्योंकि कन्फेक्शनरी से रिलेटेड हूँ और चीनी हमारी एक इम्पॉर्टेंट है, और मैं अक्सर इनसे भी बात कर रहा होता हूँ कि ये जो इशू है कि चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और बाज़ औक़ात आप यकीन माने 10-10 रुपये केजी उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, और गवर्नमेंट देती है। लास्ट ईयर इन्होंने दी है। और जब वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर बाद में आपने देखा होगा इंपोर्ट कर देते हैं। और अभी इस वक्त इंपोर्ट की हुई है चीनी। पिछले साल और अब के दरमियान 80% चीनी का रेट बढ़ा दिया। बिल्कुल। और शेख साहब, ये हमारी कोई 1 साल की प्रैक्टिस नहीं है, ये हम हमेशा से साल करते अच्छा, मैं एक दिन न्यूज़ देख रहा था, कोई 15-20 साल पुरानी न्यूज़ है, उसमें भी यही वर्ड यूज़ किया था, शुगर माफिया इज़ एक्टिव। हमारे यहाँ क्या होता है कि आंखें बंद कर ली जाती हैं उन मैटर्स पे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, और फिर सारा कहा जाता है जी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही। हमारी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपोर्ट है।
कन्फेक्शनरी की, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन के बाद जो चीनी ने 80-70% जो इंक्रीज़ हुआ है, अब बिलीव करें बहुत बड़ा डिप आ गया एक्सपोर्ट में, और हम इंटरनेशनली अब कंपटीशन नहीं कर पा रहे, और हमसे आगे बांग्लादेश निकल गया है, हमसे आगे इंडिया तो बहुत आगे चला गया ना इसमें, क्योंकि 3 साल में उनकी कोई चीज़ का रेट नहीं बढ़ा 3 साल में। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा 3 साल पहले तो चीनी मेरे ख्याल से 70 रुपये kg थी, और आज मेरे 190 रुपये 180 रुपये पहुँच गई है। किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ेगी? और जो सबसे बड़ी बात है, आप कहती हैं एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? जब तक गवर्नमेंट मसले नहीं ना सुनेगी इंडस्ट्रीज़ के, जो उनके इश्यूज़ नहीं सुनेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। ये गैप ना हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो पर्सन है वो ये बात करते हैं कि हमारी मुशावरत के तहत चीज़ें नहीं लेकर आई जाती, पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट होता है तो मुशावरत को कंसीडर नहीं किया जाता, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फर्दर भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जी, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। CTI 10 में खुश आमदीद जी। बात कर लेते हैं, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट पे तवज्जो देंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो रेमिटेंस है वो उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे जो ज़र मुबादला है, ज़खायर हैं वो बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन जो एक्सपोर्टर्स के मुताबिक है, वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के तहत बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। शेख साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार भी मौजूद हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो आप क्योंकि इस फील्ड को भी देखते हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, तो किस तरह से हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं? देखें, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ना, कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट बढ़ाने की ख्वाहिश रखता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनको सोचना पड़ता है कि कौन सी कंट्री में कौन सी हमारी प्रोडक्ट बिक सकती है और क्या इशू है जिसकी वजह से नहीं बिक सकती। अच्छा, इंडिया में क्या है, मैं आपको करता हूँ। वो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट है उनकी, सपोज मैं बिस्किट्स की बात कर रहा हूँ, कि वो नहीं एक्सपोर्ट हो पाते, वो फिर अपनी इंडस्ट्री से मिलते हैं कि हम नहीं अगर एक्सपोर्ट कर पा रहे तो उसके कंपटीशन में कौन सा कंट्री है। वो बताते हैं जी, मिसाल है इजिप्ट है या मोरक्को है, तो वो सब्सिडी देते हैं उसके ऊपर, 10% दे दी। अब इंडिया में बिस्किट में या कन्फेक्शनरी की कुछ प्रोडक्ट्स में 15% सब्सिडी दी जाती है, जिससे इंडस्ट्री अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करती है। जब उनको सब्सिडाइज गवर्नमेंट करती है ना, आप बिलीव करें चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा इश्यूज़ इस वक्त हमें भी फेस हो रहा है और हमारी तमाम रिलेटेड जो इंडस्ट्री है ना, एक्सेप्ट टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ने क्या किया, शायद नहीं, इनको भी नहीं आइडिया होगा, मैंने इनको भी बताना था कि इन्होंने कैपिंग कर दी है। ठीक है। अब क्या किया है कि जी, अब हम एज ए एक्सपोर्टर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं जी 18%। ठीक है। एज ए एक्सपोर्टर आपका बनता है कि टैक्स आपको नहीं देना। आप जब आप चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको रिफंड मिल जाता है वापस, ताकि आप आपका कॉस्टिंग में आप इसको लेके आएँ। अब इन्होंने क्या किया जी, एक्सपोर्ट जितने भी एक्सपोर्टर थे, कन्फेक्शनरी हो या लेदर हो या कुछ भी हो, उन सबको कर दिया साइड पे, उसके ऊपर कैपिंग कर दी है कि आप कुछ भी एक्सपोर्ट करें, आप 18% टैक्स दें, लेकिन आपको हम वापस 10% देंगे। सही। अब आप मुझे खुद बताएं कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, बिल्कुल ऑलरेडी हम इस वक्त क्राइसिस में हैं, इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और इन्होंने ये कैपिंग कर दी है जी कि हम आपको 10% देंगे। जो 3-4% ये भी था, ये भी जो इनकम नहीं हो रही थी, ये भी हम माइनस में चले गए हैं। बहुत इस वक्त इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। हम लास्ट वीक हम गए हैं, मेंबर साहब से मिल के आए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करके आए हैं कि ये अगर इस तरह करेंगे, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें उनको प्रूव करना पड़ा है कि जी यस वी आर एक्सपोर्टर, और हम इतना बड़ा वॉल्यूम सारी इंडस्ट्री जनरेट कर रही हैं। सबसे पहले तो उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट होती है कन्फेक्शनरी। वो कहते थे हमने तो यही सुना है कि बाहर से आती है, एक्सपोर्ट तो नहीं हमने सुना। हमें उनको बताना पड़ा कि हम ये एक्सपोर्ट करते हैं, अगर ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, आप बिलीव करें इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से। जब तक, अब मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमें कोई एक्स्ट्रा दें, जो हमारा रिफंड था उसको तो कम से कम आप बंद ना करें। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, इसी तरह छोटी छोटी जो भी इंडस्ट्री है ना, आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। इस चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कम मैं गया हूँ उनके पास, उनको बताया है, डिस्कस कर रहे हैं हम कि जब तक ये आप ख़त्म नहीं करेंगे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती।
हमें उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट हमारी ये बात सुनेगी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है जो इस वक्त इन्होंने कैपिंग कर दी है। टेक्सटाइल के अलावा सब इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं मानती। बिल्कुल सो दिस इज़ द मेन रीज़न। होना ये चाहिए कि तमाम तर चीज़ों को इक्वली लेकर चला जाए, ताकि हम एक तरक्की के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव रखती है कि हमने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है, लेकिन जहाँ पर रिफ़ंड के मामलात आते हैं, जहाँ पर एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के बात आती है, जहाँ पर पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म लेकर चलने की बात आती है, वहाँ पर काम उस तरह से नहीं किया जा रहा। मोहम्मद इनारू, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए महविश, सबसे जो ज़रूरी अमर होता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जी एक मुल्क है वो बड़ा खुशहाल है और उसमें कमोबेश हर तरह की सनत तरक्की कर रही है, हर तरह का महकमा तरक्की में जा रहा है और हर तरह का जो लोग हैं वो बड़े खुशहाल हैं। अब बुनियादी मकसद तो ये है कि हमने अपने मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा करना है, रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा करने हैं और लोगों को एक शरह गुर्बत से ऊपर लाकर एक आम ज़िंदगी में लाना है उनको। अब इसके लिए इक़दाम क्या होने चाहिए? इक़दाम बड़े बुनियादी हैं। यहाँ तो आपके लोग, आप लोगों को इतने मौके दे रहे हैं कि वो ख़ुद का कारोबार करें। यहाँ आपकी सरकारी मुलाजमतें बहुत ज़्यादा हैं, 50-50 हज़ार का आप कोटा पास कर रहे हैं और हर बंदा ही सरकारी मुलाजम है। और तीसरा ये है कि आपका जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, आपने उसको इतना डेवलप कर दिया है कि हर बंदा उसके साथ जुड़ा हुआ है और इन तीनों में से हमें कुछ नहीं नज़र आता। हाँ, तीनों में से जो तीसरा पॉइंट है, हमारा जो निजी सेक्टर है, फैसलाबाद की सतह तक, फैसलाबाद में एक लेबर कम्युनिटी की बड़ी तादाद है, जो मज़दूरों की है बड़ी तादाद है और वो सारी की सारी जुड़ी हुई है इंडस्ट्री के साथ, बिल्कुल सही, जो कि उनको रोज़गार भी दे रही है और उनके घर का पहिया भी चला रही है। ऐसे में इंडस्ट्री ने जो सर्वाइव करना है वो चीज़ों के साथ करना है। बड़ी सादा सी बात है, उनका खाम माल सस्ता किया जाए, बिजली उनको सस्ती दी जाए, रिफंड्स बर वक्त दिए जाएं, उनके लिए टैक्स रिटर्न आसानी पैदा की जाए उसमें। तो जब हम इन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो हमें कहीं भी हुकूमत में मुस्तकिल मिजाजी दिखाई नहीं देती कि जनाब हम इंडस्ट्री को सही मानों में, हकीकत में उनको फैसिलिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मनसूबाबंदी हमारी क्या है कि हुकूमत तब्दील होती है, मनसूबाबंदी तब्दील हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह। बड़ा ये हमारा अलमिया है कि हमने इंडस्ट्री को आज तक वो मंसूबे ही नहीं दिए कि जनाब 10 साल हम आपके साथ इस तरह से पेश आएंगे, ये आपका शोबा है, ये टैक्स है, ये आपके साथ ये करने जा रहे हैं, ये बिजली आपको इस नर्ख में मिलेगी, गैस इस नर्ख में मिलेगी, ये रिफंड्स हैं आपके, ये हमने शरह लगा दी है, इंटरेस्ट रेट आपका ये लगेगा, अगले 10 साल के लिए आप प्लानिंग करें, बदले में आप हमें क्या देने जा रहे हैं। ये हुकूमत को इंडस्ट्रियलिस्ट से सवाल करना चाहिए कि हम आपको ये करने जा रहे हैं, बदले में हमें क्या करने वाले हैं आप। तो फिर क्या होगा, एक मैकेनिज्म तैयार होगा, जिम्मेदारी आएगी। टेक्सटाइल सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको पता होगा कि जनाब हुकूमत हमें एक एक्स्ट्रा ऊपर से जाकर एक दायरे से बाहर निकलकर फैसिलिटेट कर रही है, हमारा सोच रही है। तो हमने भी इस मुल्क का सोचना है, हमने भी इनको बदले में कुछ ना कुछ इनके लिए करना है। वो बदले में क्या करते हैं, रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, आपके यहाँ पर महंगाई नीचे आती है, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होता है। तो ये सारे का सारा मामला क्या है, फ़कत एक चीज़ है, वो है मनसूबाबंदी। सही पोस्ट के लिए सही बंदे हों अगर हुकूमत में, और वो सही तरीके से, हमारे वजारत ख़जाना क्या कर रही है, फिनांस मिनिस्टर साहब के क्या आगे के मामलात हैं, उन्होंने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, महकमा मनसूबाबंदी क्या देख रहा है, और जो तजारत के साथ लेन देन है, ताजरों के साथ लेन देन है, बिज़नेस कम्यूनिटी है, आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा, इस पे और देखें आपके, हुकूमत नहीं जानती 5 साल बाद क्या होने वाला है, निजी सेक्टर जानता है 5 साल बाद उनके साथ क्या होने वाला है। वो मुहतात है अपने तक, और वो अपनी इंडस्ट्री तक मुहतात हो जाता है कि चले मैंने ये चैलेंजेस फेस कर लिए, मैं इसमें से फेसिंग कर लूँगा और मैं इससे निकल बाहर जाऊँगा। लेकिन दूसरी जानिब उससे जुड़े हुए जो लिंक लोग हैं, वो हुकूमत है, वो आम शहरी है, वो पब्लिक है, वो सारी की सारी पिस जाती है। तो इस सिनेरियो से बाहर आने के लिए फ़कत एक चीज़ की ज़रूरत है, मनसूबाबंदी। सही बंदे सही जगहों के लिए, जैसे अभी इन्होंने अर्ज़ की कि हमें कितनी प्रोडक्ट तैयार करनी है, किस शहर के लिए करनी है, किस मुल्क के लिए करनी है, और कहाँ तक हमने पहुँचानी है, नई मंडियाँ कहाँ कहाँ होंगी, हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी, किस मंडी में हमारी तरजीह ज़्यादा होगी, कैसे हम कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है, एक तरफ भारत बैठा हुआ है, एक तरफ बांग्लादेश है, और आप साथ में अपना महंगा सामान रख कर बैठे हुए हैं और क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, तो वो आपकी तरफ क्यों मायल होगा। जो इन्वेस्टर है वो जाएगा उस तरफ जहाँ पे उसको क्वालिटी मिलेगी। ऐसे भी होता है कि कोई ऑर्डर आपने कैप्चर कर भी लिया है आज की कोस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हम देखते हैं कि अगले दिन रेट बदल जाता है, फिर वो ऑर्डर या तो कैंसिल करना पड़ता है, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल, इस पे मैं फर्दर भी शेख साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि बिज़नेस को एम्पावर करने के लिए हुकूमत को क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से दावा तो किया जाता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, टैक्स कलेक्शन जो है इसके निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी ताकि एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने कारोबार को मज़ीद फर्दर आगे एक्सटेंड कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम देखते हैं एहतसाब का एलिमेंट नहीं होता, रिफ़ंड डिले हो जाते हैं। तो शेख साहब, आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं? हम देखते हैं कि अगर रिफ़ंड टाइम से नहीं होंगे तो एक्सपोर्टर किस तरह से अपने कारोबार में एक्सटेंशन लाएगा? इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है ना, अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को सुने, जब तक नहीं सुनेगी आप बिलीव करें एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। जो एक्चुअल बात है, किसको सुने? मैं ये नहीं कह रहा इंडस्ट्री को सुने, जो चैम्बर्स हैं ना आपकी पाकिस्तान की जो भी फेमस चैम्बर्स हैं उनको सुनने का मतलब है कि आपने सारी इंडस्ट्रीज़ को सुन लिया, क्योंकि तमाम इंडस्ट्री अपने इश्यूज जो है वो चैम्बर के साथ डिस्कस करती है। अगर वो चैम्बर्स को ही अपने हर काम में रखेंगे, बजट हो या कोई भी पॉलिसी हो, आप बिलीव करें इस कंट्री की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़े जो मसाइल है इंडस्ट्री को, रिफंड्स नहीं आ रहे। जब एक इंडस्ट्री की रिफ़ंड एक साल रुकी रहेगी तो उसका जितना भी एसेड है ना, आप समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, वो फाइनेंशियली बिल्कुल डाउन हो जाएगा, उसकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। जब आपके पास कैश फ्लो की कमी आ जाती है, आप बिलीव करें ना आप परचेस अच्छी प्राइस में कर सकते हैं, ना आप स्टॉक कर सकते हैं। आप बस इसी झंझट में रहते हैं कि जब हमारा रिफ़ंड आएगा तो हम चलेंगे। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। 3 साल पहले कौन सी गवर्नमेंट थी, मैं उसका कोई डिस्कस नहीं करता। 3 साल पहले क्या था, रिफंड्स बहुत तेज़ी से आ रहे थे, फास्टर में आ रहे थे, इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही थी, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी। आपने देखा होगा मशीनरी शॉर्ट हो गई थी पाकिस्तान में, स्पेशली टेक्सटाइल की। अब क्या हो रहा है, मैं क्योंकि अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड बात करूंगा जो हमें इशू आ रहे हैं, और फिर वही बात टेक्सटाइल का नहीं मैं जिक्र करना चाह रहा, लेकिन उनको आप समझें कि फास्टर में ले जाते हैं। आज वो रिफ़ंड अगर क्लेम करते हैं, अगले दिन उनका वापस आ जाता है रिफ़ंड की कंफर्मेशन। हमारे यहाँ जो हमारी इंडस्ट्री है उसको साइड पे कर दिया जाता है। कोई भी दूसरी इंडस्ट्री उनको फास्टर में नहीं लेकर जाता, क्योंकि उनको बिलीव नहीं है कि ये चीज़ें भी एक्सपोर्ट होती हैं, और ये चीज़ें दुनिया में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकती हैं। फूड, क्योंकि फूड इज़ एसेंशियल प्रोडक्ट जो कि पूरी दुनिया में खाई जाती है। अच्छा, हमें फास्टर से बाहर निकाल दिया गया, टेक्सटाइल को डाल दिया गया, हमारी कैपिंग कर दी गई, टेक्सटाइल की कैपिंग नहीं कर दी गई। हमारे रॉ मटेरियल्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप हकीकत देखेंगे ना, हमारे यहाँ मैकेनिज़्म क्या है, जो सही बात करूँ, हमारे अगर आपको फेसबुक लगाएं, आप डीसी पेशावर, डीसी लाहौर, डीसी इस्लामाबाद, आप उनके सिर्फ आप फेसबुक पे देखें, पब्लिक चेक करें वो क्या कर रहे हैं। उनकी पिक्चर्स रोज़ आती हैं कि वो नान का वेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। वो टमाटर वाले की शॉप पे जाते हैं, उसके टमाटर का रेट देखते हैं, जहाँ पे पता चलता है वो 50 रुपए केजी टमाटर ज़्यादा बेच रहा है या नान वाला वज़न कम बेच रहा है, उसको कहते हैं इसको सील कर दे। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल क्योंकि उनके इख्तियार में है और वो समझते हैं कि हम इसको सील कर देंगे। वो बेचारा 5000-6000 रुपये जुर्माना देता है क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, क्यों सील कर दिया जाता है उसको? क्योंकि वो 50 रुपये केजी टमाटर महंगे बेचता है, ठीक है। या वो नान वाला बेचारा 2 रुपये का नान महंगा बेच रहा है, उसको तो वो सील कर देते हैं। यही हमारे डीसी, यही हमारे जो पोस्ट जिनकी है, वो शुगर मिल के पास क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। कि जनवरी में चीनी 100 रुपये केजी थी और क्रशिंग हो गई, गोदाम में माल पड़ा हुआ है, इनकी कॉस्ट आने के बाद वो 100 रुपये में एज आ प्रॉफिट बेच रहे हैं। अब 190 रुपये में क्यों नहीं बेच रहे, क्यों नहीं सील करते? कोई आंसर नहीं है, जवाब आएगा ज़ीरो। फ्लोर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा फ्लोर से है 75 रुपीज़ केजी रेट था आज से 1-1.5 माह पहले, आज 120-130 रुपये हो गया है। क्यों नहीं सील किया जाता? क्योंकि हमारे यहाँ आंखें बंद कर दी जाती हैं। जिस कंट्री का बेसिक रॉ मटेरियल कोई भी हो, वो कपास हो, वो चीनी हो, वो गंदम हो, मेरी प्रोडक्ट्स के अलावा जब बेसिक रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा, वो माफिया के अंडर आ जाएगा, कंट्री की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। ऐसे हम बातें कर सकते हैं कि जी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हमारा ये प्लान है। रिफंड्स नहीं मिल रहे इसको एक्सपोर्टर्स को, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनके ऊपर और सख्ती कर दी जाती है। मेरी एक इंडस्ट्री है ना, 30 महकमों को मुझे देखना पड़ता है, बिल्कुल। और नई इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही वहाँ पर? क्योंकि उसको पता है कि जब हम इस सिस्टम में आएंगे, इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है। पॉजिटिव विजन हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा इंडस्ट्री को, हमारी बातें सुनी जाएं, हमें बुलाया जाए। हमें का मतलब मुझे नहीं, चेम्बर को बुलाया जाए, हमारे मसले मसाइल सुने जाएं। आप बिलीव करें, हम पाकिस्तानी
किसी से कम नहीं है, हमारी प्रोडक्ट किसी से कम नहीं है। मैं एज अ पॉजिटिवली आपको बताऊं, हम बहुत एक्सपोर्ट कर सकते बिल्कुल हैं, इसी तरह दुनिया से। बहुत बड़ी है, टेक्सटाइल हो, एनीथिंग, सब चीज़ों की मार्केट बढ़ रही है क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली बढ़नी है ना। हमारे यहाँ क्या है कि हर चीज़ को रोक दिया जाता है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स को नहीं देखा जा रहा, बिल्कुल हमारे सही यहाँ कस्टमर्स को इसको इंडस्ट्री को सुना नहीं जा रहा, जिसकी वजह से हम डिक्लाइन की तरफ हैं। अक्सर औकात अगर मुशावरत हो भी जाती है, हम देखते हैं कि उसे किसी खातिर खा में नहीं लाया जाता। नहीं लिया जाता। वो हमें सबसे पहली बात तो यह है कि किसी एक इंडस्ट्री का आगे तक बात पहुंचाना ही सबसे बड़ा काम है। जब तक गवर्नमेंट सीरियसली बैठ के 8-10 इंडस्ट्रीज़ के बड़े जो हैं हमारे स्पोक्समैन की बात नहीं सुनेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात हुआ ये था, पाकिस्तान में 3 साल पहले डॉलर की प्राइस थी 320 रुपये, 310 रुपये केजी। हमारे यहाँ क्या हुआ कि जितने भी रॉ मटेरियल थे, एनीथिंग, वो 310 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिए हमारे। ठीक है। क्या हुआ कि जी लोगों ने कहा जी डॉलर तो शायद 350 रुपये में चला जाएगा, तो सब ने अपनी कैलकुलेशन जो जी 320 330 रुपये के हिसाब से करके अपने रॉ मटेरियल की प्राइस रख दी। वो चीनी वाला हो, वो ग्लूकोज वाला हो, वो कुछ भी हो, लेकिन डॉलर आ गया 280 रुपये में। वो भी टेम्परेरी खुद ही गवर्नमेंट की तरफ से रोका हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। अब मैं अगर कहूँ डॉलर को बढ़ा दें तो कुछ पब्लिक कहेगी शायद ये पॉजिटिव नहीं है, नहीं। इससे क्या हो रहा है, इम्पोर्ट को ज़्यादा मिल रहा है हौसला और एक्सपोर्ट कम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर टच कर गया था 320 में, लोगों के कॉस्ट, बिजली की प्राइस, हर चीज़ की प्राइस उस हिसाब से बढ़ गई। आप मुझे बताएं, जब डॉलर नीचे आया, किसी चीज़ की प्राइस आपने सुनी है कम हुई हो? प्राइसेस वही हैं, लेकिन डॉलर आ गया 280 में। तो एज अ एक्सपोर्टर हमें ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज डॉलर फॉर एग्जाम्पल 300 का हो जाए तो कुछ चीज़ें जो हम महंगी ले रहे थे तो हम कम से कम कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि डॉलर को इस वक्त टेम्परेरी रोका गया है, जो कि एक्सपोर्ट के नुकसान में है इस वक्त। और किसी कंट्री में, एक बात बताऊं आपको, किसी कंट्री में डॉलर महंगा सस्ता होने से ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे तुर्की की मैं बात करता हूं, तुर्की में इस वक्त लीरा मेरे ख्याल से 30 रुपये का था, आज 6-7 रुपये का हो गया है, जिससे उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, क्योंकि उनके लोकल रॉ मटेरियल्स महंगे नहीं हुए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, जो ही डॉलर महंगा होता है हमारे यहाँ गंदम महंगी हो जाती है, जो ही डॉलर महंगा होता है हमारे यहाँ चीनी महंगी हो जाती है, जबकि इसका उसके साथ कोई तल्लक नहीं बनता। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स इश्यूज़ को लेस करे। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इतने डिपार्टमेंट हैं कि इंडस्ट्री वैसे ही उलझी हुई है। प्लानिंग, हम देखते हैं कि प्लानिंग और विजन में हम लोग थोड़े से यहाँ पर वीक दिखाई देते हैं। जहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को लेवरेज चाहिए, वहाँ पर लेवरेज नहीं प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। बिजनेस कम्युनिटी के जो चैलेंजेस हैं, क्राइसिस है, वो दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद अकरम शेख साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मोमिन और फॉरजानी का दिस प्रोग्राम। कम्युनिटी कोई भी हो, वो एजुकेशन से हो, वो टीचिंग से वाबस्ता हो, लेकिन हुकूमत को थोड़ा सा पॉजिटिव रोल इस सेंस में प्ले करना चाहिए कि पॉलिसीज़ बनाते हुए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को लाजमी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इसी के साथ मैं विशा बीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।